सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी एजुकेशन हब में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर चल रहा था NIS क्लास 12th में जो हिंदी विषय का चैप्टर नंबर 20 हम पढ़ रहे थे, तो हम आगे पढ़ेंगे अब। तो पिछला वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो वीडियो अब ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंतर्गत मैंने इस पाठ का आधा भाग मैंने पढ़ा दिया है, जिसके अंतर्गत हमने औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, उसको लिखने का तरीका हमने जाना था। अब हम इसके आगे का भाग पढ़ते हैं। ये हमारा चैप्टर था जिसमें हमने जो पढ़ा था पिछले वीडियो में, हमने पत्र लेखन का प्रयोजन हमने पढ़ लिया था, अच्छे पत्रों के गुण हमने पढ़े थे, पत्रों के प्रकार हमने जाने थे, जैसे कि औपचारिक, अनौपचारिक, फिर औपचारिक पत्र क्या होता है, उसका प्रारूप क्या होता है, कैसे वो लिखा जाता है, वो हमने देखा। अनौपचारिक पत्र के बारे में हमने जाना था कि उसको कैसे लिखा जाता है, उसका प्रारूप क्या होता है, वो हमने देखा। आज हम देखेंगे कार्यालयी पत्राचार, यानी जो पत्र कार्यालय में लिखे जाते हैं, है ना, उनका प्रारूप क्या होता है, वो हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो जिन भी विद्यार्थियों ने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है, जो इस पाठ से संबंधित है, वो ज़रूर उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पढ़ते हैं आगे। तो कार्यालय पत्र, देखो कार्यालय में पत्र लिखा जाता है, ठीक है। जो कार्यालय पत्र जो है वो किसी भी भारत सरकार के अधीन है, सरकारी पत्र है, असरकारी पत्र है ना, स्वास्थ्य है, शिक्षा, खेल कूद, है ना, प्रशासनिक पत्र है, ठीक है। वो पत्र इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं और सभी का प्रारूप अलग अलग होते हैं। तो कई बार आपने देखा हो अखबार के अंदर भी कुछ विज्ञप्ति आती है, ठीक है, कुछ अधिसूचना जारी की जाती है ना। तो अखबार के अंदर इस तरह की अधिसूचना होती है, वो भी पत्र के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन वो पत्र एक लिखने का एक अलग तरीका होता है, जो कि कार्यालय आदेश भी हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है, कुछ विज्ञप्ति हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से वो लिखा जाता है। सरकारी पत्र होते, सरकारी पत्र होते, तो उसी के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलो, कार्यालय पत्राचार। पत्र साहित्य के संक्षिप्त परिचय के बाद हम अपने मूल विषय कार्यालय पत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो देखो, हमने पत्र के बारे में संक्षिप्त चर्चा कर ही ली थी पहले। अब ये कार्यालय पत्र जो हमारे इस टॉपिक का मूल जो अध्ययन है ना, उसी पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। कार्यालय पत्र भारत सरकार के अधीन सरकारी अथवा अर्ध सरकारी विभागों के विविध क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। तो भारत सरकार के अधीन जो सरकारी विभाग है, अर्ध सरकारी विभाग है ना, उसके अधीन विविध जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत होते हैं। अर्थात जैसे कि शिक्षा है, स्वास्थ्य, खेलकूद, संस्कृति इत्यादि मंत्रालयों से संबंधित होते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान कार्यालय पत्र का मुख्य कार्य है। प्रशासनिक कार्य प्रणाली इन्हीं पर केंद्रित होती है। कार्यालय पत्राचार के बारे में विस्तार से समझने के पहले ये जान लेते हैं कि कार्यालय क्या है, ये कार्यालय क्या होता है। कार्यालय के मुख्य ढांचे को कुछ इस तरह से समझते हैं। बैंक में बहुत सारे लोग काम करते हैं। देखो, कार्यालय ढांचा क्या होता है उसके बारे में एक बैंक का उदाहरण देखिए, यहाँ पर समझाया गया है कि बैंक में बहुत से लोग काम करते हैं, जैसे कि चपरासी से लेकर मुख्य प्रबंधक तक। मुख्य प्रबंधक जैसे कि मेन वो प्रबंधक यानी मैनेजर होता है। कोई व्यक्ति अपना खाता खोलता है तो कोई व्यक्ति केबिन में बैठकर आपको पैसे देता है। तो कोई व्यक्ति तो क्या करेगा, आपका खाता खोलेगा, तो कोई व्यक्ति आपको पैसे देता है, कोई आपके द्वारा दिए गए चेक या ड्राफ्ट को आपके खाते में जमा करता है, तो कोई आपका ड्राफ्ट बनाता है। तो इस तरह से देखो, अलग अलग कर्मचारी होते हैं बैंक के अंदर जो अलग अलग कार्य करते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिससे आपका सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन वे भी बैंक की कार्य अवधि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्य अवधि में यानी जो काम करते हैं बैंक के अंदर, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो, बैंक में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं, है ना, जिसका किसी का से तो हमारा सीधा संबंध होता है, यानी हम उनसे अपना चेक जमा करवाते हैं, या हम उनसे कैश प्राप्त करते हैं, अपना कैश जमा करवाते हैं, अपना खाता खुलवाते हैं, ठीक है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनसे हमारा कोई सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से वो बैंक में सभी कार्य करते हैं और हमारे कार्य के हम जो काम करते हैं उसके आगे की गतिविधि को वो उसको करते हैं। देखो, तो जिससे हमारा सीधा संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी वो बैंक की कार्यवाही में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को उसके पद के अनुसार कार्य दिया जाता है। ये तो एक छोटे से बैंक या शाखा की बात हुई। बहुत सी शाखाओं की एक मुख्य शाखा भी होती है। देखो, एक बैंक है जो है ना, ये इस बैंक की जो मुख्य शाखा भी होती है, हेड शाखा नहीं, उसी से शाखा के अंतर्गत कई बैंक के उसी ब्रांच की काम करते हैं। हम कहते हैं ना, ये मुख्य ब्रांच, मेन ब्रांच कहाँ है इसकी, है ना, तो इसकी बहुत सी शाखाएं कि एक मुख्य शाखा भी होती है और मुख्य शाखाओं का एक मुख्यालय भी होता है। मुख्य शाखा के माध्यम से इन शाखाओं के कार्य को संचालित किया जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि एक कार्यालय का कामकाज अनेक स्थानों पर अनेक अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किया
जाता है। तो एक कार्यालय के अंतर्गत जो कामकाज है वो अनेक स्थानों पर अनेक अधिकारी और अनेक कर्मचारियों द्वारा किया जाता है तथा उनके बीच पत्रों के माध्यम से कोई भी सूचना दी जाती है। तो अब वो सूचना का आदान प्रदान किसके माध्यम से करेंगे? पत्रों के माध्यम से करेंगे। तो इस तरह से हमने एक छोटा सा बैंक का उदाहरण लेके हमने जाना कि वो कार्यालय पत्र के ही वो होते हैं। तो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों आदि के कार्यालयों के कामकाज के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अलग अलग तरह के मंत्रालय है, विभाग है, लेकिन उनके कार्यों के बारे में हम सीधे सीधे रूप में तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनमें भी कामकाज का ढंग यही होता है। तो उनमें भी कामकाज का ढंग क्या है? यही इसी तरीके से वो कामकाज करते हैं। एक छोटे से चपरासी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी, फिर उन अधिकारियों के ऊपर भी अधिकारी भी मुख्य शाखाएं उनकी हैं, है ना। तो इस तरह से वो शाखाएं उनकी चलती रहती हैं। इनमें अनेक प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, सचिव से लेकर अनुभाग अधिकारी तक। इसे आप निम्नलिखित आरेख चित्र से भी समझ सकते हैं। देखो ये चित्र दे रखा है कि मान लो कोई विभाग है ना, कार्यालय का स्थल है ना, और उसके अंतर्गत कई देखो है ना विभाग होते हैं। अब कार्यालय का स्थल हो गया जैसे सचिव, अवसर सचिव कहते हैं, कई विभाग हो गए। अब विभाग में भी संयुक्त सचिव होता है। ये संयुक्त सचिव मान लेते हैं इस पेड़ को, तो पेड़ के रूप में बताया गया है। फिर इसके अंतर्गत भी देखो ये शाखाएँ हैं, यानी शाखा और शाखा के प्रथम उप सचिव है ना, प्रथम ये उप सचिव हो गए, ठीक है। फिर उसमें भी अनुभाग होते हैं, कई तरह के अनुभाग हो गए। ये शाखा के अंदर पत्ते होते हैं, तो इस तरह के कई अनुभाग उसमें हो गए। तो उसमें अनुभाग के अधिकारी होते हैं, अलग अलग पद उनके होते हैं, है ना। फिर तो इस तरह से पेड़ के द्वारा समझाया गया, यानी कि पेड़ में ये तना है, ठीक है, ये तना है, ये तना है। तने के बाद में फिर क्या हो गए? तने के बाद में ये इसकी डालियाँ निकल गई, शाखाएं निकल गई, शाखाओं के अंदर भी पत्ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसकी इसी तरह से अन्य एक अधिकारी होते हैं, छोटे से लेकर बड़े अधिकारी तक वो उनकी पहुंच होती है और उनमें आपस में जो बातचीत होती है तो वो पत्र व्यवहार के जरिए की जाती है। अब है कार्यालय पत्रों के विभिन्न प्रकार। अब कार्यालय के पत्र कितने प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे। तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कार्यालय के पत्र कौन से होते हैं, या फिर हम प्रश्न अभी जो आपने पढ़ा है, जो टॉपिक कार्यालय पत्र से के बारे में उदाहरण देकर समझाया गया है कि कार्यालय पत्र क्या है, उसको एक उदाहरण से समझाइए। तो इस तरह से भी प्रश्न आपकी हिंदी में आ सकता है। तो कार्यालय पत्रों की संख्या को लेकर विद्वानों के बीच मतभेद है। मोटे तौर पर निम्न प्रकार कार्यालय पत्र संज्ञान में आते हैं। तो निम्न प्रकार के संज्ञान में यानी हमें पता चलता है कि इस तरह के कार्यालय पत्र इसमें आते हैं। 25 प्रकार के पत्र देखने में आते हैं यथा। अब वो 25 प्रकार के पत्र कौन कौन से हैं? जैसे कि पहला है शासनादेश या राज्य आदेश। तो राज्य को आदेश देने के लिए, शासन को आदेश देने के लिए पत्र लिखा जाता है, ठीक है। इसके अलावा सरकारी या शासकीय पत्र, फिर है अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र होता है। चौथा है अशासनीय गैर सरकारी पत्र। अगला है परिपत्र, फिर है कार्यालय आदेश, है ना। इसके अलावा कार्यालय शासन। आठवां है ज्ञापन, ये ज्ञाप। फिर है अधिसूचना विज्ञप्ति, फिर है उद्घोषणा, सूचना, आदेश, अनुस्मारक या अनुस्मारक पत्र, जो ये रिमाइंडर कहते हैं, यानी कोई किसी कार्य को भूल जाता है तो उसको रिमाइंड करने के लिए हम भी पत्र लिखते हैं, है ना। फिर है प्रश्नांकन, फिर है प्रस्ताव, प्रेस विज्ञप्ति। तो आपने प्रेस विज्ञप्ति कई बार देखी होगी अखबार के अंतर्गत। फिर है स्वीकृति या मंजूरी पत्र, निविदा सूचना और तार, जिसको टेलीग्राम कहते हैं। तो इस तरह के कुछ पत्र का यहाँ पर प्रकार दे रखा है जो कि कार्यालय पत्र के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपने संदेश को एक विभाग अन्य विभाग को कैसे पत्र लिखकर आगे बढ़ाता है। इसी तरह से सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी अपने अपने विभागों की सूचना इन विविध कार्यालय पत्रों के द्वारा करते हैं। इनमें कुछ कार्यालय पत्रों की चर्चा विस्तार से करते हैं जो निम्न प्रकार है या निम्नवत है। अब कुछ कार्यालय जो पत्र है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जैसे कि सरकारी पत्र या शासकीय पत्र, असरकारी पत्र, कार्यालय ज्ञापन या कार्यालय आदेश, परिपत्र, आवेदन पत्र। तो इन पत्रों को कैसे लिखा जाता है हालांकि इन चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर मैं एक एक वीडियो इन सभी पत्रों का भी बना दूंगी कि इन पत्रों को कैसे लिखा जाता है एक उदाहरण सहित, ठीक है, ताकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आपका पेपर में आता है तो आप उन पत्रों से परिचित हो पाओ और उन पत्रों को लिख पाओ। तो पत्र का प्रारूप और उनसे संबंधित किस तरह से उसमें लिखा जाता है, तो इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो ला चर्चा करेंगे। तो सभी प्रकार के पत्रों को उसमें शामिल करेंगे। तो एक एक उदाहरण सभी प्रकार के पत्रों का हम लेंगे ताकि आपको पत्र लिखना आ जाए। चलो अब एक एक के बारे में जानते हैं। तो कुछ प्रमुख कार्यालय पत्रों की विशेषताएं। देखो अगर ये टॉपिक आपके चैप्टर में दे रखा है, आपकी किताब में दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न इन पत्रों से संबंधित जो ये पत्र दे रखे हैं, है ना, कार्यालय शासकीय अर्ध सरकारी कार्यालय ज्ञापन, इनमें से संबंधित कोई भी पत्र आपसे लिखवा सकता है एग्जाम के अंतर्गत, है ना। तो अब देखते हैं तो
कुछ प्रमुख कार्यालय पत्रों की विशेषताएं। तो पहला है सरकारी पत्र या शासकीय पत्र। कि सरकारी पत्र और शासकीय पत्र कैसे लिखा जाता है। केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकारें, सरकारी उपक्रमों, सार्वजनिक निकायों, व्यावसायिक फर्मों आदि के साथ होने वाले पत्र व्यवहार में सामान्यतः सरकारी पत्र लेखन का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार के मंत्रालयों के आपसी पत्र व्यवहार में भी सामान्यतः सरकारी पत्र लेखन का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके लिए कार्यालय ज्ञापनों अथवा अर्ध सरकारी पत्र आदि का प्रयोग होता है। तो देखो, जो भी हमारी राज्य सरकार है, सरकारी उपक्रम है, सार्वजनिक निकाय है, व्यावसायिक जो फर्में हैं, उनके अंतर्गत इस तरह के पत्र का व्यवहार किया जाता है, इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो भारत सरकार है और उनकी जो मंत्रालय है, उनमें जो आपसी पत्र व्यवहार होता है, उनमें वो किसका प्रयोग करते हैं, सरकारी अर्ध सरकारी या कार्यालय ज्ञापनों का वो प्रयोग करते हैं। अब देखो, एक नमूना दे रखा है सरकारी पत्र का, ठीक है, कि इस तरह के प्रकार का पत्र किस तरह से लिखा जाता है, सरकारी या पत्र या शासकीय पत्र को, ये एक नमूना दे रखा है। देखो, नमूना दे रखा है कि संख्या, वो पत्र संख्या यहाँ पर लिखी जाएगी। अब ये पत्र कहाँ से लिखा जा रहा है, कौन से विभाग से लिखा जा रहा है, वो विभाग लिखा हुआ है, जैसे भारत सरकार, संपदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली, और ये पिन कोड नंबर डाला और दिनांक यहाँ पर लिखा। तो ये जहाँ से ये पत्र लिखा जा रहा है ना, वो पत्र की स्थान लिखा गया है। फिर ये किसको लिखा जाएगा ये पत्र, तो सेवा में सिविल सर्जन डॉक्टर राम मोहन लोहिया, अस्पताल, नई दिल्ली। तो ये पत्र किसको लिखा जा रहा है, सिविल सर्जन को लिखा जा रहा है, जिनका नाम डॉक्टर राम मोहन लोहिया है। अब क्यों लिखा जा रहा है ना, विषय क्या है कि राजकुमार की डॉक्टरी परीक्षा, यानी कि कोई राजकुमार है जो डॉक्टर है, उसकी डॉक्टरी परीक्षा इस अस्पताल के अंतर्गत होगी, तो उसी के लिए ये पत्र लिखा जा रहा है। अब यहाँ लिखा गया, विषय लिख दिया, महोदय, इस कार्यालय में राजकुमार की नियुक्ति उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है। अनुरोध है कि उनकी डॉक्टरी परीक्षा करे और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करे। कार्यालय कौन सा है, ये वाला कार्यालय हो गया, ठीक है, ये कार्यालय हो गया, ठीक है, लिखा कि ये कार्यालय ये हो गया भारत सरकार संपदा निदेशक निर्माण भवन, ठीक है, तो ये कार्यालय हो गया। और ये लिखा किसको जा रहा है, ये सिविल सर्जन है ना, डॉक्टर राम मोहन लोहिया अस्पताल, ठीक है, ये नई दिल्ली को लिखा जा रहा है। विषय क्या है कि राजकुमार जो डॉक्टर है, उसकी नियुक्ति के संबंध में, उसकी परीक्षा के संबंध में ये पत्र लिखा जा रहा है। तो अब महोदय, अब क्या करना है इसमें, विषय क्या रहेगा, विषय है कि अगर उसकी परीक्षा करवाना तो परीक्षा के बारे में लिखा जाएगा। तो यही है कि इस कार्यालय में राजकुमार की नियुक्ति उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में, यानी बाबू है, बाबू के रूप में उसकी नियुक्ति की जा रही है। तो नियुक्ति करने पर विचार किया जा रहा है। अनुरोध है कि उनकी डॉक्टरी परीक्षा करे और शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें। राजकुमार को उनकी डॉक्टरी परीक्षा के लिए आपके समक्ष 10 अक्टूबर 2019 को प्रातः 10:20 पर उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। घोषणा पत्र तथा डॉक्टरी प्रमाण पत्र के रिक्त पत्रों की आवश्यक प्रतिलिपियां संलग्न है, यानी कि जो घोषणा पत्र है या डॉक्टरी जो प्रमाण पत्र है कि उसने डॉक्टरी में प्रमाण पत्र जो भी है, उससे उसके जो रिक्त प्रपत्र है, यानी उसको आपको भर के देना है। खाली प्रपत्र दे रखे कि उसको आप भर के दीजिए, जांच कीजिए कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। हम जैसे कई बार क्या होता है, कोई नौकरी लगता है तो उसको डॉक्टरी मुआवजा करवाया जाता है। तो कोई भी कोई गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगेगा तो उसका डॉक्टरी जांच की जाती है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है ना, है ना, तो मेडिकल टेस्ट उसका पहले किया जाता है। तो इसी तरह की, तो उसमें जो प्रपत्र खाली जो टेस्ट जो प्रपत्र है वो संलग्न किए जाते हैं, फिर वो डॉक्टर उसको भर कर देता है। राजकुमार के हस्ताक्षर कृपया आप अपने सामने ही करवाए। भवदीय, तो अब ये भवदीय लिखा, फिर लिखने वाला कौन है, इस तरह से उन्होंने लिखा। फिर सहायक संपादक निदेशक प्रशासन, यहाँ से लिखा गया है। प्रतिलिपि राजकुमार को प्रेषित है, तो इस पत्र की प्रतिलिपि जो है वो, यानी कि इसकी फोटोकॉपी हमने राजकुमार को भी प्रेषित कर दी है, यानी भेज दिए, ताकि राजकुमार जो 10 तारीख को जो तारीख दी गई है, समय दिया गया, उसको जैसे 10 अक्टूबर 2019 को और 10:20 पर वो वहाँ पर उपस्थित हो जाए इस अस्पताल में, ठीक है। तो प्रतिलिपि राजकुमार को प्रेषित, यह वह अपनी डॉक्टरी परीक्षा के लिए सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार राम मोहन लोहिया अस्पताल नई दिल्ली के समक्ष 10 अक्टूबर 2019 को प्रातः 10:20 पर उपस्थित हो। तो एक प्रतिलिपि राजकुमार को भी भेजी गई है कि वो कौन से डॉक्टर कहाँ पर जाना है, उसको अस्पताल में जाना है, लेकिन डॉक्टर कौन सा रहेगा, ये डॉक्टर के पास वो जाके अपना प्रशिक्षण अपना टेस्ट वो करवा ले। हस्ताक्षर है ना, सहायक संपादक निदेशक प्रशासन, तो इस तरह से वो लिखा जाता है। तो जिसने ये लिखा है उसका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा और उसका वो उसके कार्यालय का नाम पर यहाँ पर लिखा गया है जहाँ से इन्होंने पत्र भेजा है, ठीक है। अब है कार्यालय पत्र के अंतर्गत ये भी बताया गया है कि जो बीच में जो हमने टिप्पणी लिखी थी कि मुख्य पत्र की समाप्ति के बाद जो भाग प्रतिलिपि राजकुमार को से आरंभ हुआ वह पृष्ठांकन कहलाता है। अब ये जो इतना सा भाग है ना, ये पृष्ठांकन कहलाएगा,
कि जो लिखा है वो राजकुमार को भी तो भेजा जाएगा। मान लो आपकी नौकरी लगती है और आपको कहीं डॉक्टर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है ना, उस डॉक्टर को, उस अस्पताल को आदेश दिया जाता है कि ऐसा ऐसा फलाना व्यक्ति है जो आएगा, आपको वहाँ पर उसकी चिकित्सा जाँच करनी है। तो कब जाना है, तो उसकी जानकारी आपको भी तो दी जाएगी, तो आपको भी प्रतिलिपि दी जाएगी उस पत्र की। तो ये वाला पृष्ठांकन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? पृष्ठांकन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अब देखो अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं। देखो अर्ध सरकारी पत्र वो होते हैं जो, मान लो जो सरकारी अधिकारी है ना, मान लो एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, वो अपने से नीचे अधिकारी को लिखेगा, या अपने बराबर वाले अधिकारी को लिख सकता है, या अपने से कोई जो छोटा अधिकारी है उसको लिख सकता है। वो किसी भी वो लिखने का उनका एक व्यक्तिगत तरीका होता है, व्यक्तिगत रूप से भी लिख सकता है कि मान लो कोई अपने से कोई नीचा अधिकारी है, वो काम पर ध्यान नहीं दे रहा है, या किसी चीज़ को वो कार्य करने में भूल गया है ना, तो उसको वो याद दिलवाने के लिए, उसको वो ध्यान आकर्षित करने के लिए उस कार्य के प्रति, या उस कार्य में कोई लापरवाही बरत रही तो उसके प्रति उसको समझाने के लिए ये पत्र लिखा जाता है। तो देखो अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग सरकारी अधिकारियों के आपसी पत्र व्यवहार में विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान अथवा प्रेषण के लिए किया जाता है। तो आपसी अधिकारी जो होते हैं, सरकारी अधिकारी आपस के अंदर ही पत्र व्यवहार विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये जो पत्र है वो हमेशा एक अधिकारी अपने से छोटे अधिकारी को ही लिखेगा, अपने से बड़े अधिकारी को वो नहीं लिखेगा। जब किसी अधिकारी का ध्यान किसी मामले की ओर व्यक्तिगत रूप से दिलवाना हो, किसी मामले की विशेष स्थिति या पहलू पर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करना हो, तब भी इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार का पत्र प्रथम पुरुष में मित्र भाव से लिखा जाता है। तो ये पत्र कैसे लिखा जाएगा? मित्र भाव में। माना हमारा कोई मित्र है, अगर वो किसी काम को भूल जाता है करना, या उस काम को ढंग से नहीं कर रहा, या उस कार्य के प्रति वो लापरवाह है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक मित्रवत रूप से उसको पत्र लिखेंगे और उसको समझाएंगे। तो इसी तरह से ये अधिकारी भी, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को आपस में लिखते हैं। इसके प्रारंभ में प्रिय या प्रियवर या प्रिय श्री होता है और अंत में आपका लिखा जाता है। भेजने वाला अधिकारी इस पर नीचे अपना हस्ताक्षर करते समय अपना पदनाम नहीं लिखता। वो नहीं लिखता कि मैं किस पद पर हूँ। ठीक है, जो भेजने वाला अधिकारी है वो अपना कोई पदनाम नहीं लिखेगा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, एक मित्रवत रूप से, मित्रवत भाव से लिखा जाता है। अब इसका नमूना देखो, ये है। तो पत्र संख्या हो गई, उसका नाम की जगह अगर इसने लिख दिया है ना, कहाँ से लिख रहा है ना, वो लिखा है भारत सरकार। कहाँ से लिख रहा है? भारत सरकार, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली, और वो दिनांक यहाँ पर डालेगा जहाँ से वो पत्र लिखा जा रहा है। अब लिखना है प्रियवर। तो प्रियवर लिखेगा क्योंकि वो मित्रवत रूप से अपने अधिकारी को लिख रहा है। प्रियवर कृपया, अब कोई भी कार्य है ना, उसके बारे में वो लिखेगा। कृपया खालिस्तान के बारे में आपका दिनांक है ना, मान लो कोई दिनांक यहाँ लिखा, सरकारी पत्र संख्या 3 को देखिए। मान लो कोई भी काम था है ना, मान लो कोई सूचना उनको दी गई थी, कृपया किसी जो भी सूचना यहाँ पर लिखी जाएगी कि आपको पहले हमने बताया था उस कार्य के बारे में है ना, के बारे में अपना दिनांक, आप अपना दिनांक, जिस दिनांक को पत्र उन्होंने पहले भेजा था है ना, और वो पत्र संख्या भी वो देखिए कि उसको देखिए। मैं अपना नाम लिखेगा वो अधिकारी, मैं है ना, मैं जो है इससे संबंधित नियमावली के मसौदे की एक प्रति भेज रहा हूँ। तो मैं इससे संबंधित, मैं का मतलब जो भी वो नियम थे भारत सरकार के, जिसको काम, उस काम को जो उनको करना था लेकिन उस काम को वो नहीं कर पाए, उससे संबंधित कुछ नियम थे, किस नियम के रहते हुए आपको इस काम को इस दिन में, इतने दिन में कर देना था, लेकिन हो सकता है वो काम आप नहीं कर पाए, तो मैं उस नियम से संबंधित नियमावली के मसौदे की एक प्रति भेज रहा हूँ। यदि आप इसे पढ़कर इसके बारे में अपने विचार जितना शीघ्र हो सके मुझे लिख भेजें तो बड़ी कृपा होगी। इन नियमों को अंतिम रूप देने के लिए अगले महीने के अंत में एक अंतर्विभागीय बैठक बुलाने का विचार है। तो जो भी नियम हमने इस कार्य के लिए बनाए हैं, वो कार्य कहाँ तक पूरा हुआ, इससे संबंधित कुछ बैठक भी हमें अगले महीने करवानी है ना, तो उस पर विचार किया जाएगा। तो इस तरह से उसको लिखा जाता है कि उस काम को जो नहीं हो पाया उसको ध्यान आकर्षित करवाने के लिए किया जाता है। सादर प्रिय, अब वो सादर लिखेगा और फिर अपना नाम लिखेगा। ठीक है, सादर प्रिय और फिर आपका। देखो ये सादर प्रिय कौन है? जिसको लिखा जा रहा है। मान लो है ना, एक्स है वो वाई को लिख रहा है, एक्स अधिकारी वाई अधिकारी को लिख रहा है, तो यहाँ पर वाई अधिकारी का नाम आएगा और एक्स अधिकारी का नाम यहाँ पर आएगा। तो ये आपका एक्स, यानी जो भी उनका नाम है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर है सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र में अंतर क्या होता है। देखो अभी आपने सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की और यह पाया होगा कि दोनों के ढांचे में पर्याप्त अंतर है। इस अंतर को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो देखो सरकारी और असरकारी पत्र में क्या अंतर होता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर भी आपका बनता है। अंतर के स्थल, पहले है स्वरूप, यानी उसका प्रारूप में अंतर होगा। सरकारी पत्र जो है औपचारिक रूप से लिखा जाएगा और अर्ध सरकारी पत्र अनौपचारिक रूप से लिखा जाएगा। हमने औपचारिक अनौपचारिक पिछले वीडियो में देख लिया, इसी चैप्टर में फर्स्ट में स्टार्टिंग बता रखा है। औपचारिक पत्र एक ना जो अपने कार्यालय संबंधी लिखा जाता है, उसमें शब्दों का
है ना, थोड़ा ध्यान रखा जाता है, काम की बातें लिखी जाती है। अनौपचारिक में हम अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं, थोड़ा उसको मित्रवत भाव से उसको लिखा जाता है, उसमें हमारी भावनाएं होती है। ठीक है, तो स्वरूप के बारे में जाना कि ये तो औपचारिक तरीके का होता है और ये अनौपचारिक तरीके का होता है। प्राप्तकर्ता का विवरण प्रेषक के नीचे होता है। प्राप्त करने वाला कहाँ पर होता है? प्रेषक के नीचे। जिसको प्राप्त करना है वो प्रेषक के नीचे होगा, जैसे कि सेवा में श्रीमान लिखकर है, उसका जिसको प्राप्त करना है वो लिखा जाएगा। अब इसमें क्या होगा, आपका के नीचे पृष्ठ के दाहिनी होगा, दाहिनी ओर होगा, जैसे ये देखो, ये यहाँ पर होगा भेजने वाले का। ये एक्स ने वाई को पत्र भेजा, ठीक है, तो जो एक्स है किसको भेजा जा रहा है? वाई को भेजा जा रहा है, तो आपका और प्रिय, ये वाई यहाँ पर आ गया है ना, उसका पता यहाँ पर आ गया वाई का, प्रिय, और फिर उसका बारे में जानकारी होगी। और एक्स कहाँ लिखा जाएगा? यहाँ पर एक्स का आएगा, जिसने भेजा है ना वो यहाँ पर आएगा। यानी एक्स ने किसको भेजा? वाई अधिकारी, एक्स अधिकारी ने वाई अधिकारी को भेजा है, तो वाई का पता यहाँ पर आया, जिसको भेजा है उसका पता यहाँ पर आ गया। और किसने भेजा? एक्स ने भेजा, तो एक्स का नाम और पता यहाँ पर आ गया। इसमें ऐसा होता है, जबकि यहाँ पर तो क्या हुआ, जो हमने यहाँ देखा, तो ये कौन है? ये किसको भेजा जा रहा है? वाई को भेजा जा रहा है, ठीक है, तो वाई का पता यहाँ पर आ गया और लास्ट में एक्स नीचे आया। ये एक्स का कहाँ पर आ गया? नीचे, यानी एक्स अधिकारी का हस्ताक्षर, सॉरी, ये एक्स अधिकारी के हस्ताक्षर यहाँ पर आ गए। जबकि उसमें क्या था कि एक्स अधिकारी नीचे आता था और इधर वाई अधिकारी आता था, तो इस तरह से अलग अलग उनका आता है। तो ये दोनों अंतर आपको ध्यान रखना है कि यानी प्रेषक के नीचे, तो सरकारी के यहाँ पर आएगा, सरकारी अधिकारी प्रेषक के नीचे आ जाएगा, और ये आपके नीचे आपका जो भी है उसके पृष्ठ के बाईं दाईं ओर लिखा जाता है। संबोधन महोदय, इसमें क्या होता है? प्रिय जी, प्रिय श्री, है ना, आभार प्रदर्शन या धन्यवाद ज्ञापन नहीं किया जाता, इसमें किया जाता है। स्वनिर्देश भवदीय होता है, इसमें आपका होता है, ठीक है, आपका लिखा जाता है। प्रश्नांकन इसमें होता है, इसमें प्रश्नांकन नहीं होता। हमने प्रश्नांकन देखा था कि राजकुमार को अपना जो चेकअप करवाने के लिए, है ना, जाना था, तो उसमें प्रश्नांकन नीचे लिखा हुआ था कि आपको कब उपस्थित होना है उस अस्पताल में, डॉक्टर राम हो या हो अस्पताल है उसमें उपस्थित कब होना है, कितनी बजे होना है। तो एक प्रेषित उसको भी की गई थी, जो हमने अभी पहले देखा है उसका नमूना, ठीक है। अब है कार्यालय ज्ञापन। ये कार्यालय ज्ञापन क्या होता है? इसका प्रयोग अधिक प्राधिकारियों के पास ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है। देखो, अधीन प्राधिकारी यानी किसी के अधीन जो कार्य करते हैं जो अधिकारी है उसके पास ऐसी सूचना भेजने के लिए किया जाता है जो सरकारी आदेश के समान नहीं है। इसका प्रयोग किसी मंत्रालय या प्रभाग के भीतर पत्र व्यवहार के लिए होता है। इसका प्रयोग किस में होता है? किसी मंत्रालय या जो प्रभाग है, विभाग है, उसके भीतर ही पत्र व्यवहार के लिए होता है। ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है तथा इसमें संबोधन तथा अधोलेखन नहीं होता, सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर तथा उसका पदनाम होता है। पाने वाले का नाम और पदनाम हस्ताक्षर के नीचे पृष्ठ की बाईं ओर लिखा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कार्यालय ज्ञापन में पत्र में क्या क्या होता है, किस तरह से लिखा जाता है। तो पहली बात तो ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है, इसमें संबोधन तथा अधोलेखन नहीं होता है। जिसे संबोधन करते हैं प्रिय, है ना, प्रियवर, ये नहीं लिखा जाता, है ना, सिर्फ अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, उसका पदनाम लिखा जाता है। पाने वाले का नाम और उसका पदनाम और हस्ताक्षर के नीचे होता है और पृष्ठ की बाईं ओर लिखा जाता है। देखो ये तरीका, देखो ये होता है, ये इसका प्रारूप है, नमूना है। यानी कि केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, दिनांक लिखा जाएगा, है ना, ये पत्र संख्या यहाँ लिखी गई है, फिर कार्यालय ज्ञापन संख्या यहाँ लिखी गई है, दिनांक लिखा जाएगा, है ना, और फिर ये लिखा जाएगा, जैसे कि पढ़ के बताऊँ मैं। दिनांक लिखा, मान लो आज की दिनांक है, दिनांक 4/1/2024 के संबंध में श्री डॉक्टर कुमार, जो भी नाम है उसका नाम, मान लो उसका नाम राम कुमार है, डॉक्टर राम कुमार को सूचित किया जाता है कि उन्हें स्वयं तथा निम्नलिखित आश्रित परिवार के सदस्यों को ब्लॉक वर्ष लिखा जाएगा के लिए अवकाश, यात्रा, रियायत या गृह भारत में कहीं भी, यानी रियायत कहीं भी उस स्थान का नाम लिखा जाए के लिए स्वीकृति प्रदान की जाती है। सुविधा का लाभ, है ना, के दौरान उठाया जा सकता है। तो सुविधा का लाभ जो है वो यहाँ संख्या, सुविधा का लाभ कितने दिनों के लिए उठाया जा सकता है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। क्रम संख्या अब यहाँ पर बताई जाएगी। नाम, आयु, संबंध, तो नाम रमेश है, आयु 25 वर्ष है, पुत्र है, ठीक है, तो इनको लाभ उठाया जाएगा। अगला दूसरा है, उन्हें उपयुक्त कार्य के लिए स्वयं अग्रिम स्वीकृति दी जाती है। ये सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। अब एक कार्यालय अधिकारी क्रमिक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, इस तरह से इसमें लिखा जाएगा। फिर ये सेवा में आ जाएगा, ठीक है, फिर प्रतिलिपि हो जाएगी। लेखाधिकारी कृपया सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए, तो ये लेखाधिकारी को एक प्रतिलिपि भेजी जाएगी। तो इस तरह से ये कौन सा पत्र हो गया? ये आपके जो है नमूना दे रखा है कार्यालय ज्ञापन का। अब आ गया कार्यालय आदेश। विभिन्न विभाग अथवा कार्यालय अपने कर्मचारी की छुट्टी, तैनाती, उनके अथवा
अथवा अनुभाग के बीच काम के विवरण आदि से संबंधित आदेश कार्यालय आदेश के रूप में जारी करते हैं। इस प्रकार के पत्रों में सदैव अन्य पुरुष का ही प्रयोग होता है। अन्य पुरुष के में ही वो लिखा जाता है, यानी कि मान लो कोई विभाग है, कोई कार्यालय है, वो अपने कर्मचारियों की छुट्टी है, उसकी तैनाती है ना, उसका जो आदेश वो निकालता है ना, तो ये कार्यालय आदेश के रूप में ही जारी किया जाता है। इस प्रकार के पत्रों में सदैव अन्य पुरुष में ही प्रयोग किया जाता है। ये औपचारिकता से पूर्णतः मुक्त होता है। देखो इस तरह से लिखा जाता है। मान लो ये पत्र संख्या लिख दी, कहाँ पर है, कौन सी स्थान की है, पार्सल संख्या लिखी, कार्यालय आदेश, ये दिनांक लिखा गया और ये कार्यालय का नाम लिखा गया, केंद्र हिंदी संस्था आगार, है ना। श्रीमती शिशि को सूचित किया जाता है कि अब उसका नाम लिखा जाएगा, जिसको भी सूचित किया जा रहा है कि संविदा अवधि 3 महीने के लिए अर्थात 16/7/2022 से 15/10/2022 तक निर्धारित नियमों तक शर्तों तक बढ़ाई गई है। यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। अब है कार्यालय अधिकारी की क्रमिक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। फिर है प्रति विवरण। अब ये जो प्रति है, यानी जिसको भी ये इसके छुट्टियां बढ़ाई गई है ना, 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ाई गई है। संविदा की जो है नियम और शर्तें, संविदा अवधि 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है। तो ये देखो 16/7/2022 से लेकर 15/10/2022 तक बढ़ाया गया है। तो इसकी जो प्रति है, यानी इस पत्र की प्रति कहाँ कहाँ भेजी गई, इसकी फ़ोटो कहाँ कहाँ भेजी गई है, संबंधित व्यक्ति को भी दी गई है, जिसकी भी बढ़ाई गई है, ठीक है, संबंधित अधिकारी को दी गई है, मुख्य लेखा अधिकारी को दी गई है, कार्यालय आदेश फाइल में भी लगाई गई है। अब है परिपत्र। तो ऐसे पत्र कार्यालय ज्ञापन जो अनेक स्थानों को सूचना देने अथवा सूचना मंगाने के लिए एक साथ एक रूप में भेजे जाते हैं, परिपत्र कहलाते हैं। देखो सूचना देने के लिए, मान लो कहीं पर कोई फंक्शन है ना, 15 अगस्त मनाई जा रही है किसी स्कूल के अंदर, है ना, तो अब वो उस कार्यक्रम की सूचना देने के लिए सभी को भेजा जाएगा अलग अलग, ठीक है। तो या फिर सूचना मंगवाने के लिए भी भेजा जाता है, तो इसको परिपत्र कहते हैं। उसका लिखने का नमूना ये हो गया, है ना। फाइल संख्या आ गई, है ना, ये फाइल संख्या हो गई, रख रखाव, यानी इस तरह से वो सन लिखा जाएगा। उसके बाद में फिर दिनांक लिखा जाएगा जब ये परिपत्र लिखा जा रहा है। परिपत्र क्या हुआ कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इग्नू के माननीय महोदय कुलपति नई दिल्ली में 15 अगस्त 2019 को प्रातः 10:20 पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। साथ ही कुलपति विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ विशेष बैठक लेंगे। विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों से अनुरोध है कि ध्वजारोहण समारोह में भाग ले। तो अब देखो सबको आदेश दिया गया है, सबको सूचना दी गई है, ठीक है। अब है कार्यालय सहायक निदेशक प्रशासन, जिसने भी सूचना दी है उसके हस्ताक्षर हो जाएगा। कहाँ से आई है सूचना, वो हो जाएगा। प्रतिलिपि किस किस को भेजी गई है इसका, देखो कुलपति के सूचना के लिए निजी सचिव को दी गई है, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों कर्मचारियों को दिया गया है, सभी सूचना पट पर लगाई गई है। आपने देखा कि परिपत्र में संस्था, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय आदि का नाम नहीं लिखा जाता। कोई संस्था परिपत्र के द्वारा अपने ही अनेक अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित करती है, इसीलिए ऊपर नाम की आवश्यकता नहीं होती। अगला है आवेदन पत्र। देखो आवेदन पत्र क्या होता है, हमको नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है, तो ये आवेदन पत्र वो कहलाता है। नौकरी पाने की इच्छुक व्यक्ति खाली पदों पर होने वाली भर्ती के लिए तथा अन्य किसी प्रकार की सुविधा प्राप्त करने या किसी परेशानी का निवारण करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं। छुट्टी लेने, अंतिम राशि प्राप्त करने आदि के लिए भी आवेदन पत्र दिए जाते हैं। कोई नौकरी पाने के लिए आवेदन पत्र सदैव वास्तविक होना चाहिए। देखो कोई नौकरी पाना है तो उसके लिए आवेदन पत्र कैसा होना चाहिए, वास्तविक। छाया प्रति कृपया न भेजें, यानी कि इसकी फोटोकॉपी नहीं भेजनी है। आवेदन पत्र हमेशा ओरिजिनल ही होना चाहिए। सदैव अपना शैक्षिक तथा अनुभव का ब्यौरा वास्तविक ही दे, यानी अगर आप कहीं पर नौकरी के लिए आवेदन करें तो आप कहाँ तक पढ़े हुए हो, आपका पहले का अनुभव क्या रहा है उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, वो आपको वास्तविक रूप से देना, आपको सही ब्यौरा देना है। अंक, प्रतिशत, श्रेणी, कार्य अनुभव आदि ठीक ही लिखे। आपको अंक लिखना है, प्रतिशत लिखना है या श्रेणी लिखनी है, जो भी आपके काम के अनुभव है वो लिखना है, तो वो ठीक लिखना होगा। अगला है, अब इसका नमूना दे रखा है कि जैसे मान लो आप नौकरी के लिए आवेदन करते हो तो कैसे लिखोगे, तो पहले क्या लिखना, नमूना। ये नमूना दे रखा है, प्रारूप है। सेवा में प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली। तो ये किसको लिख रहे हो, प्रधानाचार्य को। मान लो कॉलेज के अंदर जो है कोई वैकेंसी निकली है, कॉलेज में कोई जगह निकली है, पद निकला है जहाँ पर आप उस पद के लायक अपने आप को समझते हो, आप में वो एबिलिटी है, तो आप वहाँ पर जो है वो आवेदन कर सकते हो। तो पहले जहाँ पर आवेदन करना है उनका नाम लिखना है, यानी कि सेवा में प्रधानाचार्य, गवर्नमेंट कॉलेज दिल्ली। महोदय, आपके द्वारा 20 सितंबर 2019 के दैनिक जागरण में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी के प्राध्यापक पद के लिए स्वयं को प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अब देखो
कैसे पता चला कि वहाँ पर इस कॉलेज के अंदर कोई वैकेंसी निकली है? तो वो कैसे पता चला कि दैनिक जागरण जो समाचार पत्र है उसमें पढ़ा होगा किसी व्यक्ति ने और उसको पता चला। तो उसने उसी संदर्भ में लिख रहा है कि 20 सितंबर 2019 के दैनिक जागरण में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं हिंदी प्राध्यापक यानी हिंदी के लेक्चरर के रूप में अपने आप को सामर्थ्य समझता हूँ। तो पद के लिए स्वयं को प्रार्थी के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मेरी योग्यता तथा अनुभव निम्नलिखित है। अब अपनी योग्यता लिखेगा कि वो कहाँ कहाँ पर कितना पढ़ा हुआ है, क्या उसकी योग्यता है। नाम, पता, दूरभाष, जन्म तिथि, वैवाहिक स्थिति, भाषाओं का ज्ञान, है ना। ये तो वो लिखेगा ही कि नाम लिखेगा, पता लिखेगा और फिर अपना दूरभाष संख्या और जन्म तिथि वगैरह सब कुछ लिखेगा। फिर है शैक्षणिक योग्यता लिखेगा कि वो कहाँ तक पढ़ा हुआ है। अब प्राध्यापक है तो प्राध्यापक के लिए हो सकता है उसने बीएड कर रखा हो, एमएड कर रखा हो, उसने लेक्चरर में है ना कोई डिग्री प्राप्त कर रखी हो, किसी सब्जेक्ट में उसने डिग्री प्राप्त कर रखी हो, एमए वगैरह हो किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, पीएचडी उसने कर रखी हो। तो इस तरह से अपनी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर लिखेगा। फिर है अब अध्यापक अनुभव। तो अब इस कॉलेज में वो क्या कर रहा है, आवेदन कर रहा है। उससे पहले उसने कहीं पर पढ़ाया हो किसी और अन्य कॉलेज के अंदर, तो अपने कॉलेज का शैक्षणिक अनुभव लिखेगा। इस कॉलेज में मान लो कोई गर्ल्स कॉलेज है, कोई है ना गवर्नमेंट कोई है ना प्राइवेट गर्ल्स कॉलेज है, उसके अंदर उसने 2 साल तक वहाँ पर अध्यापन करवाया है, ठीक है। किसी और अन्य जगह उसने 3 साल तक करवाया है। तो वो यहाँ पर लिखेगा अपने कार्य का अनुभव, कहाँ कहाँ पर उसने अपने कार्य को किया है, जिसका उसका अनुभव उस क्षेत्र में है। फिर है रुचि एवं खेल। अब उनको रुचि क्या है, उसका खेल में है या किस में उनकी रुचि है, जो भी आवेदन कर रहा है। लेखन अनुभव उनका कैसा रहा है, तो लेखन अनुभव के बारे में लिखेंगे। फिर प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न करें। अब जो वो आवेदन कर रहा है जो भी व्यक्ति, तो अपने प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी भेजेगा, यानी कि उसकी शैक्षणिक योग्यता से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र है, मान लो उसकी जो मार्कशीट है ना, उसने कोई डिग्री ले रखी है ना, कोई क्लास उसने जो पीएचडी वगैरह कर रखी, तो उसकी जो डिग्री है तो उसकी फोटोकॉपी और प्रतिलिपि है उसके साथ भेजेगा, ताकि वो देखे कि वास्तव में जो आवेदन कर रहा है हमारे कॉलेज के अंदर वो इसके काबिल है या नहीं है। तो जो भी कॉलेज के अंदर जो जिस भी प्राधिकारी के पास में, अधिकारी के पास में उसकी आवेदन पत्र जाएगा, उसको मैच करेगा कि इसने सब कुछ सही लिखा है कि नहीं है। तो फिर उसको अगर वो उनके अपने कॉलेज के योग्य उनको समझते हैं, तो उनको वो कॉल करके उनके इंटरव्यू के लिए उनको बुला सकते हैं। और फिर वो दिनांक लिखेगा तो और फिर भवदी लिखेगा। तो इस तरह से वो अपने आवेदन पत्र को लिखते हैं। तो अलग अलग नौकरियों के लिए इस तरह से आवेदन पत्र लिखे जाते हैं, जिसको हम रिज्यूम भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से रिज्यूम भी तैयार कर लेते हैं। यह आवेदन पत्र का एक नमूना मात्र है। आवेदन पत्र अनेक प्रकार के होते हैं और उसमें दी जाने वाली सूचनाएं भी विभिन्न तथा अधिक हो सकती है। जिस भी क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है उसके अनुसार जीवन वृत्त ने बायोडाटा बनाना चाहिए। तो जिस भी क्षेत्र में आवेदन किया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्र में आवेदन किया जाता है, अलग अलग नौकरियों के लिए, जिसको जैसे वो अपने आप को योग्य समझता है, तो उसका बायोडाटा भी चेंज हो जाता है। और अधिक से अधिक सूचनाएं देनी चाहिए। गलत सूचना कभी ना दें। आत्म प्रशंसा से बच्चे, यानी कभी भी गलत सूचना उस आवेदन पत्र में नहीं देनी है। अपने आप की फालतू में अपनी अपनी प्रशंसा ज़्यादा नहीं करनी है। आत्मविश्वास के साथ क्रमबद्ध सूचनाएं व्यवस्थित करें। तो इस तरह से क्या हो गया, आवेदन पत्र लिखा जाता है। अब यहाँ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे हैं कि सरकारी और असरकारी पत्र में कौन सा औपचारिक पत्र होता है। तो हमने पढ़ा कि सरकारी और असरकारी पत्र में अनौपचारिक पत्र कौन सा होता है, तो ये होता है, ये तो औपचारिक होगा, ये अनौपचारिक पत्र अर्ध सरकारी होता है। महोदय का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में किया जाता है। आप भवदीय का प्रयोग किस प्रकार के पत्र में करेंगे। सरकारी पद पर रहते हुए भी मित्र भाव से कौन सा पत्र लिखा जाता है ना। सामान्यतः प्रश्नांकन किस प्रकार के पत्र में किए जाते हैं। तो हमने देखा था कि प्रश्नांकन कहाँ लिखा जाता है। इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और ये फिर संक्षिप्त में जो हमने पढ़ा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उम्मीद है कि चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात रही कि इसमें जो पत्र दे रखे हैं ये 5-6 प्रकार के पत्र हैं जो आपके पेपर में कोई से पत्र आ सकता है। तो इसको लिखने का नमूना आपको आना चाहिए और इनसे संबंधित इन पत्रों से संबंधित जो लिखित में एक एक नमूना ना उदाहरण है, 1-2 पत्रों के उदाहरण है, मैं इस चैनल पर डाल दूंगी ताकि आपको पता चले कि इन पत्रों को कैसे लिखा जाता है। ये तो नमूना है, तो इन्हीं नमूनों को लेते हुए ही हम है ना इनसे संबंधित पत्र हम डालेंगे, ताकि आप जो हिंदी में अगर इस तरह के पत्र आते हैं तो आप लिख पाओ और समझाते हुए डालेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।